हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन ओपीटीसीएल जेएमओटी दैट मींस जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग के जो रिक्रूटमेंट है ये उसके लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस जानना कि किस तरीके से आपको जेएमओटी 2025 के लिए प्रिपेयर करना है और उसके लिए कितने क्वेश्चन जो है हमें प्रीवियसली कौन से लेवल के क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए ये जो पेपर है आपका वो 5 मई 2023 को हुआ था। शिफ्ट थी हमारी 9 बजे से 12 बजे के बीच में, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट 160 क्वेश्चन है। उसको हम लोग डिटेल में वन बाय वन पार्ट वाइज हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जानना कि किस तरीके से प्रीवियस ट्रेंड रह चुका है, पैटर्न रह चुका है और उस तरीके से आपको आपकी स्ट्रेटेजीज बनानी होगी आपकी ओपीटीसीएल जेएमओटी 2025 के लिए। एंड अगर आप सेशन को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल बटन के आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को पाने के लिए ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको हर अपडेट जो रहती है ओपीटीसीएल जेएमओटी एंड जेएमटी के रिगार्डिंग आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है वेरी फर्स्ट, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का पेपर को पढ़ने से पहले हमें जेएमओटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हमें जानना जरूरी है, जिसके अंदर हमारे पास में सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर 80% वेटेज है, जिसके अंदर हमारे पास 160 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल जीके एंड रीजनिंग के। अब देखिए इसके अंदर जो है आपके पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट एक ही सेक्शन में मिला के आपके 20 क्वेश्चन बना दे। ठीक है, इंग्लिश के तो पूरे क्वेश्चन 20 रहे नहीं वाले, लेकिन आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, जीके एंड रीजनिंग ऐसे मिलाते हुए मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहते। टोटल पेपर में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रहने वाले आपके 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क। निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 0.25 मार्क्स का एंड यहाँ पे टाइम रहने वाला है 3 घंटे का टोटल। ठीक है, क्लियर हो चुका। तो आप देखिए इसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज के कौन सा सिलेबस है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, जीके एंड रीजनिंग के कौन से प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स पूछे गए थे, इन सभी की जो जानकारी हमने हमारे वीडियोस के अंदर हमने दे रखी है। ठीक है, जैसे कि आपका जेएमटी का सिलेबस किस तरीके से प्रिपेयर करना, ओपीटीसीएल जेएमओटी का सिलेबस किससे प्रिपेयर करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये सारे वीडियोज हमने अपलोड करके साथ ही साथ हमारे कैपिट्यूट चैनल पर हमने इंग्लिश के टॉपिक की लिस्ट, न्यूमेरिकल के टॉपिक की लिस्ट, कौन से जीके का टॉपिक करना है और रीजनिंग का टॉपिक करना है, ये जो 40 मार्क के लिए देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ये भी हमने आपके लिए पढ़ा के रखा है। इसके सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसमें से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और जितने भी बच्चों को न्यूमेरिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए तो उनके लिए कैपिट्यूट्स को टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करके आप हमारे जो डेली फ्री रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव के जो क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन से टाइप ऑफ एसी आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग की तो बात की जाती है, लेकिन अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग बात करते हैं बहुत बार डीसी मशीन का भी पार्ट जिक्र होता है और हमारे पास अल्टरनेटर है, फिर हमारे एसी मशीन का भी बात होता है। तो एसी आर्मेचर वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए जनरली ये जो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग है हमारे पास डीसी के साथ एसोसिएटेड है, डीसी मशीन के साथ में एसोसिएटेड होती है। ठीक है, एंड सिंप्लेक्स वाइंडिंग्स, डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है, सिंप्लेक्स लैप, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स लैप, इस तरीके से अगर हम लोग कहेंगे कि ये डीसी मशीन की बात है, लेकिन डबल लेयर वाइंडिंग जो है ये हमारे एसी आर्मेचर वाइंडिंग का एक प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिएगा यहाँ पे सिंगल लेयर किस तरीके से स्लॉट के अंदर कंडक्टर फंसाया जाता है, लगाया जाता है, और किस तरीके से डबल लेयर वाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास कंडक्टर्स को लगाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंगल लेयर वाइंडिंग और ये हो गया हमारे पास में डबल लेयर वाइंडिंग। क्लियर है, तो ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि जो रोटर बार्स रहते हैं वो शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं बाय द टू एंड रिंग ओनली इन केस ऑफ। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जब भी हमारे पास में इंडक्शन मशीन की हम लोग बात करते हैं, एसी मशीन के इंडक्शन मशीन की बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक तो रहता है स्टेटर और एक रहता है हमारे पास रोटर, राइट, ये होता है इसका शाफ्ट। तो इस केस में हमारा जो रोटर रहता है उसके हमारे पास में 2 प्रकार आते हैं, एक तो रहता है स्क्विरल केज और एक तो रहता है हमारे पास स्लिप रिंग। ओके, तो जो देखिए रोटर बार्स जो रहते हैं हमारे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के, वो हमारे शॉर्ट सर्किटेड किए जाते हैं एंड रिंग्स के द्वारा, जिसके कारण हम लोग उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारे स्पीड कंट्रोल का जो मेथड है वो सिर्फ स्लिप रिंग तक ही लिमिटेड हो जाती है। तो यहाँ पे एंड रिंग्स के कारण देखिए ये जो एंड रिंग्स होती है, ठीक है, इसके अंदर ये कॉपर बार्स ये भी स्क्यूड रहते हैं। ठीक है, ओके, इसको भी स्क्यू किया जाता है, दैट मीन्स इस तरीके से टेढ़े बनाए जाते हैं। ठीक है, राइट, ताकि स्टार्टिंग में भी मदद हो सके। तो ये इसको हम लोग कहते हैं स्क्यूइंग करना। तो ये शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं बाय एंड रिंग्स, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में। क्लियर हो चुका है गाइस, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। बट अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फॉर अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द लोड करंट इज केप्ट कांस्टेंट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑकर्स एट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए अगर हमारा लोड करंट कांस्टेंट है,
ठीक है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो है ट्रांसफार्मर की कब होगी ये हमें पूछेगी गाइस, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर तभी देगा तब उसके जो पावर फैक्टर है वो रहेगा यूनिटी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस फाई, ठीक है। ये क्या रहता है, फाई द डिफरेंस बिटवीन फेज एंड द फेजर डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जैसे अगर हमारे पास मान लेते प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, तो इस केस में जो वोल्टेज और हमारा करंट रहता है, ठीक है, मान लो वोल्टेज फेजर हो गया, हमारा करंट फेजर हो गया, ये इन फेज रहता है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट होता है या फिर कैपेसिटिव सर्किट रहता है, तो उस केस में एक जो एंगल के द्वारा एक हमारा करंट लैग करता है फिर लीड करता है, ठीक है, कैपेसिटिव हो चाहे हमारा इंडक्टिव सर्किट क्यों ना हो, उस केस में जो हमारा पावर फैक्टर चेंज होता है, ठीक है, उस केस में हमारा लीडिंग या फिर लैगिंग पावर फैक्टर के कारण हमारा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है हमारे पास एक्टिव पावर का वो हमारा कम हो जाता है, और उस केस में हमारा रिएक्टिव पावर क्यू जो रहता है वी आई साइन फाई, ठीक है, ये हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये हमारा बढ़ जाता है। इसी केस के कंडीशन के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे कि रिएक्टिव पावर बढ़ने से हमारा टोटल यूटिलाइजेशन जो है, जो यूजफुल पावर है हमारी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा ट्रांसफार्मर, मान लो ट्रांसफार्मर का लोड करंट कांस्टेंट है, तो अगर उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी देना है तो वहाँ पे हमारा पावर फैक्टर होना चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एज पर द आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंगली हाइट क्या होनी चाहिए स्विच बोर्ड की। अगर आपका ये फ्लोर है, ठीक है, ज़मीन है, ठीक है, आपके घर की ज़मीन, दैट मीन्स आपका जो फ्लोर है जहाँ पे टाइल्स लगाई जाती है, और ये आपका एक पूरा सीलिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए जो आपके घर के बोर्ड लगाए जाते हैं, अगर आपके सीलिंग रोज हो गए, ठीक है, या फिर हम लोग पाए के यहाँ पे हम लोग लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड्स रहता है गाइस, ठीक है, तो स्विच बोर्ड मिनिमम कितने दूरी पे होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, तो वो हमारा मिनिमम जो है 1.5 मीटर्स पे होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंगली, क्लियर है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए हमने आई रूल 1956 का यूट्यूब पे सेशन ऑलरेडी बना रखा है गाइस, उसको जाके जरूर देखिएगा, वो आपका जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। कुछ और भी अगर हमें रूल्स लगते हैं तो हम लोग उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिलहाल। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज डैश। सो इस क्वेश्चन में ये है हमारे पास में आंसर इसका रहेगा कि जो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये हमें बताता है, अगर जो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास अगर की जाती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो मासेस रहेंगे, मासेस ऑफ आयन जो डिपॉजिट हो गए इलेक्ट्रोड पे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। इसी का मतलब क्या है, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था प्रीवियसली कि जो थ्री एलिमेंट द एलिमेंट यूज टू, थ्री नहीं है बेसिकली द है, द एलिमेंट यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक इज नोन एज, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल है, लाइटनिंग अरेस्टर। अब देखिए ऑप्शन भी आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लाइटनिंग वुड यूज करते क्या, लाइटिंग मेटल यूज करते क्या, लाइटिंग सॉइल यूज करते क्या, नहीं, लाइटनिंग अरेस्टर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। सर्ज डाइवर्टर अगर ऑप्शन रहता तो भी आप हमें सोच सकते थे उस केस में, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है तो ये सारे क्वेश्चन को आप इजीली मार्कअप कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कौन से वायर जो है वो अर्थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एज पर द BIS स्टैंडर्ड विच वायर शुड बी यूज फॉर द अर्थिंग। तो अर्थिंग के लिए टिन कॉपर ट्रेंडेड वायर जो है, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। टिन कॉपर ट्रेंडेड वायर अर्थिंग के लिए जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्राउंडिंग, बेसिकली बहुत सारे बच्चों को अर्थिंग, ग्राउंडिंग, न्यूट्रल कैसे प्रिपेयर करना, ठीक है, न्यूट्रल कैसे फॉर्म होता है हमारे पास में पावर सिस्टम में, ये डाउट्स रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये OPTCL GMT के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर करना होगा, तो जो आप सबस्टेशन से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें होती है गाइस, उसको अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपको कंडक्टर के टाइप क्यों ना हो, अंडरग्राउंड केबल क्यों ना हो, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, अगर आपकी तैयारी इजी है, ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन जो है आसानी से निकाल सकते हो। देखिए इन द बिलो नेटवर्क द वैल्यू ऑफ आई, इफ आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो चुका क्योंकि प्रीवियस पेपर था। ये I1 है गाइस, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, हमारा I2 है, ठीक है, एंड ये टोटल करंट जा रहा है हमारे पास में I, ठीक है। तो अब देखिए हमें किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है, ठीक है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। अगर एक नोड पे मान लो जितने करंट आ रहे हैं, ठीक है, उसकी जो टोटल रहेगी, उसकी जो सम रहेगी, ठीक है, वो हमारे जितने भी हमारे करंट उस नोड को लीव कर रहे हैं उसके बराबर रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से टोटल करंट आ रहा है आई, जिसका वैल्यू है हमारे पास में I1 का वैल्यू हमारे पास में 8 एम्पियर का ना, I2 का 1 एम्पियर का है, तो हमें द वैल्यू ऑफ I1
पूछी गई है, ठीक है। आई का वैल्यू है 8 एम्पियर, देखिए आई का वैल्यू 8 एम्पियर और I2 का वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे बताया गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो मान लो यहाँ से टोटल करंट आया 8 एम्पियर, ठीक है। इसका विभाजन क्या हुआ कि हमारे पास में इस साइड में जो करंट फ्लो हुआ वो 1 एम्पियर हुआ और इस साइड में जो करंट फ्लो हुआ वो हमें निकालना है। बट ऑब्वियस है इस पॉइंट पे, इस नोड पे जब वो दोनों करंट मिल जाएंगे, दोनों का वैल्यू 8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस 1 विच इज 7 एम्पियर। आ चुका आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, हालांकि इसको ऑब्जर्व करके भी आप सॉल्व कर सकते हो बिना पेन पेपर के, अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, एज पर द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंगली, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अकॉर्डिंगली वायरिंग इंस्टॉलेशन जो एक्सप्लेन किया गया पार्ट 1 ऑफ डैश, ठीक है, कौन से सेक्शन में वायरिंग इंस्टॉलेशन का जिक्र है, कौन से सेक्शन में वायरिंग इंस्टॉलेशन बताई गई, तो सेक्शन 09 के तहत। ये ऐसे क्वेश्चन जो गाइज ये हमारे स्टैटिक में माने जाते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये आपके फिक्स्ड रहते, ठीक है, जैसे कि एनईसी हो गया, ठीक है, हमारे पास में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इसके कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन 9 के अंदर हमारे पास में वायरिंग इंस्टॉलेशन आता है, ठीक है, तो आप टेबल को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I इज इक्वल टू 5 + J2 एंड V इज इक्वल टू 10 + J5। तो हमें सर्किट में इंडक्टर है या रजिस्टर है ये हमें पता करना है। अब देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ गाइस, सिंपल सी बात होती है, अगर ये हमारा जो फाई का वैल्यू है, ठीक है, अगर या फिर हम लोग जेड की बात करें या फिर फाई का वैल्यू है, ठीक है, जो फेजर एंगल है वो हमारा पॉजिटिव है या फिर हमारा निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहे तो V विल बी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में √, ठीक है, V का वैल्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय ये हमारा आ जाएगा 10। इसका जो आंसर रहता है गाइस, हम लोग डायरेक्टली आंसर सॉल्व करके बता रहे, आता है 11.18 एट एंगल ऑफ 26.56 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास करंट का इक्वेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5। इसका जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा ये रहेगा 5.38 एट एन एंगल ऑफ 21.80 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हमें जो Z है, Z का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो Z है वो हमारा पॉजिटिव है, तो अगर हमारा इंडक्टिव सर्किट रहेगा, या फिर Z अगर नेगेटिव आता है उसके इसमें एंगल, तो हमारा हम लोग कहेंगे कि वो एज ए कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। तो Z का जो अगर हम लोग वैल्यू करेंगे तो ये रहेगा V डिवाइड बाय विच इज इक्वल टू, ठीक है, 11.18 एट एन एंगल ऑफ 26.56 डिग्री डिवाइड बाय 5.38 एट एन एंगल ऑफ 21.28, ठीक है। तो ये देखिए जो फाई का वैल्यू है ये माइनस होता है और इसके डायरेक्टली डिवीजन होता है, ठीक है। तो 26.56 अगर हम लोग इसको डिवाइड ना भी करें माइनस 21.28, तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे 5 पॉइंट इसका 28 डिग्री वैल्यू आता है, ठीक है, फाई का वैल्यू। तो देखिए ये जो हमारे पास में Z का वैल्यू है, ये हमारा अगर हम लोग कहेंगे फाई का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया इस केस में, ठीक है। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग कंप्लीट Z को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो Z का वैल्यू कितना जाएगा 2.07 एट एन एंगल ऑफ 5.28। तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमें डिफाइन करती है कि हमारा ये इसके अंदर दोनों रजिस्टर और दोनों इंडक्टर, बेसिकली रजिस्टर और इंडक्टर दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, अगर हमारा जो करंट और वोल्टेज का ये वैल्यू बताया गया है, ठीक है। जहाँ पे भी ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे J कंपोनेंट आ जाता है, इमेजिनरी कंपोनेंट, तो उस केस में एक तो हमारा इंडक्टिव सर्किट हो सकता है, नहीं तो हमारा कैपेसिटिव सर्किट रह सकता है, ठीक है। अब देखिए पोलर कैलकुलेशन को कैसे करना है, इसका यूट्यूब पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, अगर आपको नहीं मिलता तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट जेएमओटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया गया रिसेंटली। ये आपका जो कोर्स है अराउंड 1.5 मंथ्स के अंदर या फिर 2 मंथ्स के अंदर, उसके पहले हम लोग टारगेट करेंगे कंप्लीट हो जाए। इसके अंदर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल की थ्योरी जो आपको एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू तीनों रहने वाले हैं, और ओपीडीसीएल जेएमओटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने इसके अंदर कंटेंट डालना शुरू कर दिया। एग्जाम के लिए टेबल्स रहते हैं और चार्ट्स रहते हैं, वो काफ़ी कलरफुल हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ई बुक्स आपको रहेगा रिविजन करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर ही, इंटरेक्टिव 3D वीडियो सेशंस आपको मिलेंगे और कंप्लीट आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा विद A to Z टॉपिक्स कवर्ड। इसका कूपन कोड है गाइस OPTCL40, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप 1000 रुपीज़ सेव कर सकते हो, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद में लेटेस्ट पेड कोर्स में जाके
आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प लगती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी करनी है, जिससे मैं आपको कहा था न्यूमेरिकल हो गया, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश, इसका कंबाइंड कोर्स हमने इस कूपन कोड के साथ लॉन्च करके रखा है, जिसका कूपन कोड है GMT50। इसको आप डाउनलोड करके कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपके सारे सेशन अपलोडेड है विद शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस, और सारे के सारे आपको अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ में सेशंस आपको ये मिलने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस आपके प्रिपरेशन के लिए। आपके 160 क्वेश्चन और आपके 40 क्वेश्चन मिलाते हुए दोनों आपकी तैयारी हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी बच्चे JMT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड कोर्स है। उसका कूपन कोड आप देखिएगा GMT50। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन के अंदर ही आप जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कोर्स को एनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है 90% सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है, सेशंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसको आज से ही जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड इसकी खास बात है कि आपको इसके अंदर ब्रीफ थ्योरी, MCQs और कॉन्सेप्ट तीनों मिलने वाले एज पर द लेटेस्ट OPTCL सिलेबस। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखने का। कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कंटिन्यू करते गए हमें हमारे सेशन को, बट आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। अगर जिसके पास आईफोन है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी उसके लिंक जो है आपको ले सकते हो। ठीक है, एक हमें क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है। ELCB स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो ELCB जो है हमारा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म के बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसका जो है जो हमारा लीकेज करंट रहता है, देखिए जो हमारा ह्यूमन बॉडी से ना फ्लो होता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि ह्यूमन को, देखिए एक चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, सबसे हमारा मेजर कंसर्न रहता है कि हम लोग एज अ ह्यूमन पर्सनल, देखिए जो भी कोई लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में काम कर रहे हैं, उस पावर सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसको वो सेफ गार्ड कर सके। ठीक है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म ही पूछा गया था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, इसकी भी एक लीकेज वैल्यू होती है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड लीकेज के बियॉन्ड जाती है तो वो ट्रिप कर देता है सर्किट्स को। ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिक DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिक DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में कौन सा है, ऑप्शन में पूछा है आपको, वो है हमारा रेडियल सिस्टम। अब देखिए AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और हमारे DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। रिंग मैन हो गया, रेडियल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इंटरकनेक्टेड टाइप है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, किसके एडवांटेज और किसके ड्रॉबैक्स आपको पता होगे, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे आप 2025 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब देखिए DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं जनरली, वो लो कॉस्ट है, उसकी कम लागत कीमत है और इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू द अदर सिस्टम जैसे कि रिंगमेंस हो गया। तो इसलिए हम लोग रेडियल सिस्टम को प्रेफर करते हैं DC डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि स्मॉल इंडक्शन मोटर के अंदर कौन से स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज के इंडक्शन मोटर के अंदर हमारे सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है, जनरली सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है, और हमारे पास में ओपन स्लॉट के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है, इस केस में हमारे पास सेमी क्लोज स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल साइज ऑफ इंडक्शन मोटर्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। देखिए ये हमारा स्क्विरल केज का ही रोटर है, अगर हम लोग जूम करके दिखाएंगे तो इसमें स्क्यूइंग की गई है। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइए कि छोटा सा आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ये स्क्यू क्यों किया जाता है, रोटर बार को इस तरीके से टेढ़ा क्यों लगाया जाता है, इसके क्या फायदे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, एंड अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया द सम एंड द डिफरेंस ऑफ रजिस्टर R1 एंड R2 इज 4 and 2। ठीक है, बताया गया, देखिएगा सम दैट मीन्स दोनों का एडिशन, R1 प्लस R2 का वैल्यू है 4 और डिफरेंस जो है R1 माइनस R2 इसका वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ये हमें अभी स्टेटमेंट में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, दैट मीन सम और डिफरेंस जो है, दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारा R1 माइनस R2, इसका वैल्यू है 2 और सम का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट रहेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें R1 और R2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन को, दोनों को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 एंड सिमिलरली R2 का वैल्यू कितना है, देखिए R1 का वैल्यू अगर हमारा इस इक्वेशन से 3 आता है तो R2 का वैल्यू सिंपल सी बात है हमारा 1 आ जाएगा इस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग R1 इंटू R2 करते, देखिए मतलब R1 इंटू R2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर 3। अब देखिए 3 ये जो संख्या है ये किससे बड़ी है, ये हमारी 2 से बड़ी है लेकिन 5 से कम है, सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द स्मॉलेस्ट सोलर सेल इज इंस्टॉल्ड। इनमें से कौन से डिवाइसेस के अंदर सबसे छोटा सोलर सेल इंस्टॉल होता है। ये आपके जनरल डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सोलर कैलकुलेटर रहता है इसके अंदर सबसे छोटा सोलर सेल यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोलर स्ट्रीट लाइट के अंदर आपके काफ़ी बड़े पैनल्स रहते हैं, सोलर पीवी के अंदर भी पैनल्स बड़े रहते हैं, सोलर थर्मल, ये ऑप्शन गलती हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तो सोलर थर्मल बेसिकली अगर हम लोग थर्मल प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके अगर हमारे पास ये कर रहे हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग सोलर सेल की बात की जा रही है कौन से कंपोनेंट के अंदर ऑप्शन में दिए गए, तो सबसे छोटा रहता है ये हमारे पास में कैलकुलेटर्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये आपको इस तरीके से जो दिखाई देता है, इट इज़ नथिंग बट अ सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अल्टरनेटिंग साइनोसाइडल के अंदर एंड अल्टरनेटिंग साइनोसाइडल वोल्टेज सप्लाई कर रहा है प्योरली इंडक्टिव लोड 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो जो एवरेज पावर सप्लाई किया जाएगा सोर्स का, ठीक है, वो कितना रहेगा। देखिए गाइस, वो हमेशा ही जीरो रहेगा क्योंकि प्योरली इंडक्टिव लोड के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्योरली इंडक्टिव लोड के अंदर कोई भी पावर डिसिपेट होता नहीं, उसका वैल्यू हमेशा जीरो रहता है। क्योंकि क्या होता है, एक साइकिल पे क्या होता है, ये पावर हमारे पास एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, दूसरे साइकिल में हमारे पास पावर जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। जो इफेक्टिव पावर है हमारा एवरेज पावर, उसका हमेशा वैल्यू ही जीरो आएगा। ठीक है, कौन सी केस की बात करें हम लोग, प्योर इंडक्टिव केस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे पास में करंट है वोल्टेज को लैग करते बाय 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास में करंट। अब देखिए किस तरीके से जानना कि ये वोल्टेज का वेव हमारे पास सबसे पहला रीच कर रहा है, उसके बाद में 90 डिग्री से हमारे करंट का कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेजर डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री। कौन सी केस में, प्योर इंडक्टर के केस में। ठीक है, जिसका एक्सेल का भी वैल्यू होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आता है हमारे पास 2πfl, ये बात ध्यान में रखिए। और अगर कैपेसिटी रिएक्टेंस है तो उसका वैल्यू होता है 1/2πfc। क्लियर हो चुका, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन द 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड व्हाट इज द कंडीशन फॉर गेटिंग द यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ लोड। ठीक है, 3 फेज पावर को हमें 2 वाटमीटर मेथड से हमें मेजर करना होगा, तो हमें यूनिटी पावर फैक्टर के लिए कौन सी कंडीशन सही रहती है। ठीक है, तो देखिएगा उस केस में दोनों भी वाटमीटर का रीडिंग अगर हमारे पास में सेम आया तो हम लोग कहेंगे कि पावर फैक्टर 1 है। इसके लिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल मेंशन किया, अब इस टेबल के माध्यम से आप चाहे जितने आप क्वेश्चंस बना सकते हो गाइस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ओपीटीसीएल जेएमओटी का जो कोर्स है वो उसके अंदर हम लोग इसी तरीके से यूनिक और न्यूली डेवलप सेशन आपके लिए प्रोवाइड करने वाला है। इसलिए अगर आप उसको ज्वाइन भी करोगे तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी इनिशियल डेज में तो उसमें 6 वीडियोज़ है, 7 वीडियोज़ है, कोर्स अभी नया लॉन्च हो चुका है। ध्यान रखें कि इट इज़ अ न्यू कोर्स, सिर्फ और सिर्फ ओपीटीसीएल जेएमटी के लिए हम लोग उसको लॉन्च किए हैं, और उसके अंदर क्वालिटी कॉन्टेंट और आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सेशंस आपको मिलने वाले, वो आपको एग्जामिनेशन में कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम डेटा आपको कवर करा देंगे। ठीक है, अब देखिए इस टेबल को समझते कि जब हमारे 2 वाटमीटर की रीडिंग सेम होती है, बराबर होती है, तो उसका पावर फैक्टर एंगल 0 हो जाता है। अगर हमारे पास पावर फैक्टर एंगल 0 हो जाता है तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, अगर हमारे पास पावर फैक्टर का वैल्यू अगर हमारा 0 है तो उस केस में कौन सी कंडीशन होती है, 1 वाटमीटर नेगेटिव रीड करता है, 1 वाटमीटर पॉजिटिव रीड करता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल 90 हो जाएगा, और सिमिलरली हमारा पावर फैक्टर जो है cos फाई का जो वैल्यू है उसकी वो हो जाएगी 0। ठीक है, बाकी के केसेस भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर 1 वाटमीटर दुगुना रेट कर रहा है वाटमीटर से दूसरे वाटमीटर से, तो उसका पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 1 वाटमीटर 0 है तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे टेबल्स चार्ट्स आपको काफ़ी मदद करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द सेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे 3 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अब देखिए कोई भी अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे आपका एमीटर क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो नीडल रहता है, ठीक है, इस नीडल को यहाँ पे स्केल रहती है। ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए 3 टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला तो रहता है डैम्पिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। या आयोनिक टॉर्क कोई भी ऐसा रिक्वायर्ड नहीं था। सबसे पहला टॉर्क हमारे पास सीक्वेंस वाइज बता दो। ठीक है, सबसे पहला रहता है हमारे पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, ये क्या करता है, इस पॉइंटर को यहाँ पे डिफ्लेक्ट करता है। अगर इसको यहाँ से जोर लगा दिया जाए तो ये पे डायरेक्टली फाइनल स्टेज पे आ जाएगा। लेकिन इसको अपोजिट रिएक्ट करने के लिए, इसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए वो रहता है हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, ताकि एक जगह पे वो सेटल हो सके। अब देखिए ये नीडल क्या रहती है, एक जगह पे सेटल नहीं रहती है, इस तरीके से वाइब्रेट होती रहती है, ऑसिलेट होती रहती है। उसको हमें उसके ऑसिलेशंस को डैम करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क की रिक्वायर्ड रहती है। तो ये होता है इसका सीक्वेंस। ठीक है, तो लेकिन आयोनिक टॉर्क ऐसा कोई भी टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में जो ग्राउंड वायर है
वो कहाँ पे लगाया जाता है, सपोर्टिंग टावर के, ठीक है, ट्रांसमिशन के सपोर्टिंग टावर पे कहाँ पे लगाया जाता है, तो वो हमारे सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है, ताकि अगर हमारे पास लाइटिंग स्ट्राइक होती है तो वो ईजिली ग्राउंड की जा सके और हमारे जो फेस कंडक्टर्स है, ठीक है, वो हमारे प्रोटेक्ट हो सके बेसिकली, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर रहता है, ऊपर का सबसे टॉप मोस्ट कंडक्टर भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया तो वो कौन सा रहता है, वो रहेगा हमारे पास ग्राउंड वायर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा है जो है सोलर सेल के साथ में लिंक नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है लिंक किया नहीं गया। बहुत सारे बच्चों को अभी ये पेपर जो लगता है सर कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन थे। मैं अगर आपको कहूँगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आपको 10,000 5,000 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से 500 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, ठीक है, तो भी आपका पेपर निकल सकता है। ये मेरी बात समझिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हम लोग 10,000 क्वेश्चन लगा रहे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन को समझ के आप पढ़ पा रहे हो और उसको आंसर कर पा रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है, आपका जाहिर सी बात है क्वेश्चन का आंसर इजीली आने वाला है, ठीक है। सोलर सेल के साथ में सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, तो उसके अंदर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल रह सकता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ही 2 कैटेगरीज आती है। तो आप मुझे बताओ, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आपने सुना है सोलर सेल में? नहीं, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर हो चुका। ये हमारा सोलर सेल का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर है, ये एन रीजन होता है, पी रीजन होता है और ये कंडक्टिव लेयर, ठीक है। तो जो हमारी फोटॉन्स लाइन या फिर लाइट एनर्जी आती है, ठीक है, वो हम लोग उससे हमारा एक वोल्टेज क्रिएट होता है। अब मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहा होगा, इस सोलर सेल का वोल्टेज कितना रहता है, ठीक है। 0.5 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, या फिर 24 वोल्ट, ठीक है, या फिर 18 वोल्ट। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द डोपिंग डेंसिटी ऑफ द पी रीजन इज मच हायर देन दैट इन द एन रीजन इन अ सेमीकंडक्टर देन अ न्यूली फॉर्म डायोड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास डोपिंग, अब देखिए डोपिंग का ही समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। 2 तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो रहता है इंट्रिंसिक और एक था एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर फॉर्म में है, ठीक है, अगर उसके अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी है, ठीक है, उस वो हो जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक। अगर हम लोग एन टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड कर दिए तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर हम लोग पी टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो वो हमारा एन टाइप बन जाएगा। ट्राइवैलेंट अगर हम इम्प्योरिटीज तो हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो जो हम लोग इम्प्योरिटीज, ठीक है, वो जो ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, ठीक है। तो अगर हमारे पास डोपिंग डेंसिटी पी रीजन की हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एन रीजन, तो उस केस में जो नया फॉर्म हुआ डायोड रहेगा वो हमारा पी प्लस एन माइनस जंक्शन डायोड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है गाइस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन है हमारे पास में, जो नॉन मेटालिक कंड्यूट है जो हम लोग इंटरनल वायरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके घर के वायरिंग के अंदर आपने देखा होगा हम लोग कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, ठीक है, जो आपको कंसील कंड्यूट वायरिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाई देती है क्या? नहीं, ये दीवार के पीछे छुपी रहती है, ठीक है। तो उसके केस में हम लोग पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास नॉन मेटालिक कंड्यूट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। पेपर बेस्ड रह सकते क्या, पोर्सिलिन रह सकते क्या नहीं, रबर बेस्ड रह सकते क्या नहीं। सिंपल सा ऑप्शन था गाइस, 2023 में पूछा गया, वो जो है हमारा पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द मैक्सिमम पावर इन द डीसी मशीन। अगर हमें डीसी मशीन में मैक्सिमम पावर डेवलप करनी होगी एंड हमारा अप्लाइड वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो हमारा काउंटर ईएमएफ कितना हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत बार देखिएगा, बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि काउंटर ईएमएफ भी हमारा 400 ही होना चाहिए, जो कि गलत आंसर है। ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर डेवलप करना होगा मोटर के अंदर, तो हमारा बैक ईएमएफ जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ओके, बैक ईएमएफ हाफ होना चाहिए सप्लाई वोल्टेज का, ठीक है। तो अगर हमारा अप्लाई वोल्टेज है हमारा 400, ठीक है, तो काउंटर ईएमएफ बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 × 400, इसका आधा 200 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो चुका है। ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन था, बिना पेन पेपर का सॉल्व कर सकते थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पूछा गया है पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बिलो नेटवर्क इज बिटवीन दैश, ठीक है। अगर हमें देखिए यहाँ पे वैल्यूज आपको नहीं दिखाई दे रही है तो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा सर्किट गए, 3 रजिस्टर लगाए गए, एक यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है। ओके, अब देखिए 2 ओम और 4 ओम के पैरेलल है, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 × 4/2 + 4 6, ठीक है। ये हो जाएगा 8 / 6, या जाएगा 4 / 3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.33 ओम। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रजिस्टर सर्किट इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये ऊपर का जैसे थे वैसे ही है, और यहाँ पे आ जाएगा 1.33। इन दोनों की आप एडिशन कर दोगे तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन के आ जाएगा, जिसका वैल्यू रहेगा 2.33 ओम्स। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना भी सॉल्व कर लिया तो एक उसमें जोड़ दो, 1.33 + 1 2.33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, जो वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा बाय
मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, एमएमएफ मेथड, ठीक है। ईएमएफ मेथड और एमएमएफ मेथड दो हमारे पास में जनरली मेथड्स रहती है रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो एमएमएफ मेथड है हमारी अल्टरनेटर की, ठीक है, ये हमें एक्चुअल रेगुलेशन से लेस रेगुलेशन प्रोवाइड करती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। एंड जो हमारा ईएमएफ मेथड रहता है उसको हम लोग पेसिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो रेगुलेशन है हमारा जो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन है उससे ज़्यादा ही हमें दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि जो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेट लाइन रहेगी विद निगेटिव स्लोप, कौन से मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में है। देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए स्पीड टॉर्क, ये एक्सिस वाई एक्सिस हो गया हमारे पास स्पीड का, ठीक है, और ये एक्सिस हो गया हमारे पास टॉर्क का। तो ये जो निगेटिव स्लोप है, अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है तो इस तरीके से आता है हमारे पास, इतना भी कर्व नहीं बट लेकिन इस तरीके से कर्व आता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है गाइस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की, ठीक है, या निगेटिव लाइन, ठीक है, निगेटिव स्लोप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, यह रहेगा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या कर लिया उन्होंने, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूछ ली गाइस, इसलिए आपको पूरा चीज़ों से तैयारी रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन डैश, ठीक है। तो जो आरएमएस और एवरेज वैल्यू जो है, ठीक है, वो आरएमएस वैल्यू तो उसके ध्यान में रखिएगा हीटिंग इफेक्ट पे रहती है, और जो एवरेज वैल्यू रहती है चार्ज जितना स्टोर होता है उस वैल्यू पे रहती है। तो जो भी आरएमएस वैल्यू, अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू किस तरीके से रखते हैं हम लोग, अगर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा एसी करंट द्वारा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है अगर हमारा डीसी करंट में अगर फ्लो हो रहा है तो जो वैल्यू आती है हमारे निकल की, उसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो वही हमारा वैल्यू रहता है इक्विवेलेंट, हम लोग कहेंगे कि वो आरएमएस वैल्यू रहता है। तो ये आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंडेंट है, और हमारा एवरेज वैल्यू जो है वो चार्ज स्टोर पर डिपेंडेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, अगर हमारे पास में मूविंग चार्जेस है तो उसके कारण मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Then there is a next question, the below characteristics where n is speed and I is armature current, आर्मेचर करंट वर्सेस स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, इन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे पास डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर हम लोग बात करें तो ये भी इस तरीके से आता है, एक पॉइंट पे हमारा स्पीड रहता है और एक टाइप पे हमारा रहता है टॉर्क। तो क्या होता है, कम स्पीड पे हमारा ज़्यादा, हाई स्पीड पे हमारा ज़्यादा कम टॉर्क रहता है, और लो स्पीड पे हमारा हाई टॉर्क रहता है, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं डीसी सीरीज मोटर की, सिंपल सा है, और ये भी कर्व आपका एज इट इज डीसी सीरीज मोटर का ही पूछा गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फील्ड फ्लक्स एक्सिस रहता है डीसी मशीन का वो किसके अलॉन्ग रहता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सिस के अकॉर्डिंग रहता है। क्वाड्रेचर एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस ये दोनों रहते हैं, लेकिन जो फील्ड फ्लक्स एक्सिस रहेगा डीसी मशीन का ये रहेगा अलॉन्ग द डायरेक्ट एक्सिस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी जो है सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर की वो कितना होती है, वो होती है हमारे पास 40.6%, ठीक है, 40.6। किसकी बात की जा रही है हमारे पास में, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर नंबर ऑफ डायोड हमारे पास 2 रह सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 भी रह सकता है, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग जो ब्रिज रेक्टिफायर की भी बात करते हैं, जैसे आपको यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ब्रिज रेक्टिफायर एंड अगर हम लोग हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर कोई भी रेक्टिफायर की बात करते हो उस केस में पीआईवी का वैल्यू जो है आप ध्यान में रखिएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज का, एंड साथ ही साथ आपका जो है उसका फ्रीक्वेंसी एंड साथ ही साथ उसका जो एफिशिएंसी के वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो रहती है वो रहती है हमारे पास में 81.2%, ठीक है। आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रही होगी, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज का पोस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ के। इस तरीके से इंटरेस्टिंग हम लोग पोस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है अगर हमारे पास स्लिप जो इंडक्शन मोटर की वो 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्लिप क्या रहता है, ये जो सिंक्रोनस स्पीड और हमारे रोटर स्पीड का जो डिफरेंस रहता है उसी को हम लोग कहते हैं स्लिप, ठीक है। स्लिप का जो वैल्यू आता है वो रहता है हमारे पास में NS माइनस NR डिवाइड बाय NS, या फिर अगर हम लोग कहेंगे जो रोटर स्पीड रहेगी, ठीक है, वो उसका वैल्यू कितना रहेगा 1 माइनस S मल्टीप्लाइड बाय NS। अब देखिए ये NR मतलब रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड के बराबर कब हो जाएगी, जब ये S का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर 1 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो NR मतलब क्या हो जाएगा NS, ठीक है। दैट मीन्स स्लिप जो है इंडक्शन मोटर की अगर हमारी 0 हो जाती है तब हमारी स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन अगेन काफ़ी सिंपल सा है हमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज बताएगी वो आपको देखना होगा कि कैलकुलेट द हाइड्रो पावर जनरेटेड इन अ किलोवाट इफ अ डिस्चार्ज ऑफ अ
3 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड नेट हेड अवेलेबल इज 2.25 मीटर, असिमिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी 75%, ये वैल्यू बताई गई है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में पावर फार्मूला रहेगा वो रहेगा P इज इक्वल टू रो जी इंटू क्यू। ठीक है, रो जी इंटू क्यू इंटू एच इंटू ईटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ द वाटर, रो का वैल्यू कितना रहता है, वो रहता है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 इसको हम लोग लिख लेंगे जी मतलब हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका वैल्यू कितना रहता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्यू का वैल्यू ये रहेगा हमारे पास में डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसको हम लोग वैल्यू लिख लेंगे 3। ठीक है, एच का वैल्यू हमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इस एच का वैल्यू अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास हेड का वैल्यू 2.25 मीटर। ठीक है, इनटू इफिशियंसी, इफिशियंसी को आप डायरेक्टली 75% लिखोगे क्या, नहीं, ये आपकी परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन में हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.75। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 49.7 वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि द स्पीड ऑफ डायोड इज डिसाइडेड बाय द विच पैरामीटर। देखिए स्पीड जो होती है डायोड की उसके रिवर्स रिकवरी टाइम पर डिफाइन की जाती है। मैं आपको रिवर्स रिकवरी टाइम समझा देता हूँ किस तरीके से होता है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की बात, ठीक है, तो एक फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज की बात में, ठीक है, हमारा जो डायोड है कंडक्टिंग मोड में चला जाता है। क्लियर है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी बैरियर डिप्लेशन रीजन जो है वो हमारी कोलैप्स होके, अगर हम लोग कहेंगे कि कम होके हमारे पास में पी टाइप के होल्स और एन टाइप के होल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, फॉरवर्ड कंडीशन में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड एज अ क्लोज स्विच करके वर्क करता है। लेकिन जब जैसे ही हमारे पास में रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड होता है, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज मतलब क्या होता है, हम लोग रिवर्स केस में देखिए रिवर्स बायस कंडीशन किस तरीके से आती है, ये होता है डायोड। ठीक है, ये होता है इसका एनोड गाइस और ये होता है इसका कैथोड। ठीक है, तो रिवर्स की केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से एनोड को हम लोग निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव कनेक्ट कर दे, तो उस केस में तुरंत ही ऐसा हो जाता है क्योंकि करंट इसका जीरो हो गया। करंटली नहीं, वो क्या होता है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, जो सप्लाई वोल्टेज हमने रिवर्स कर दिया तो थोड़े टाइम के बाद जो है वो चीज़ें, या फिर हम लोग कहेंगे वो करंट जो है हमारा रिवर्स होने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वो बैरियर पोटेंशियल उसको क्रिएट करने के लिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम हमें लगता है। फाइनाइट का मतलब होता है थोड़ा सा टाइम हमें लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड, और उसी से हमारी जो स्पीड है डायोड की वो डिफाइन की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैं थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको कॉन्सेप्ट को भी समझ में आ सके। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ तक सेशन देख रहे हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आपको मैं इसी के साथ आपको मैं जल्दी से जल्दी नया सेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन द आर्मेचर वाइडनिंग फॉर अ 4 पोल डीसी जनरेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम इज डैश। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की स्टैंडर्ड हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वो रहता है हमारे पास 120 इंटू एफ डिवाइड बाय पी। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग स्पीड को अगर हम लोग ओरिएंटेड करके हम लोग इस फार्मूला को चेंज करते, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एन इंटू पी डिवाइड बाय 120। तो एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 1200 आरपीएम, पी का वैल्यू है 4 पोल और हमारा डिवाइड हम लोग करेंगे 120 से। ठीक है, आ जाएगा 10 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 40 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। इनमें से कौन सा एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड नहीं है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर में आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ये क्वेश्चन सही भी है या गलत हो चुका, और क्या गलती है ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉसफेट स्विचेस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कितने रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, 3 फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर, ये हमें पूछा गया। ठीक है, तो उसके अंदर मिनिमम 6 की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे आप कहोगे कि सर 12 है, नहीं, ये होता है हमारे पास में थायरिस्टर। ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे मॉसफेट डिवाइसेस। ओके, और ये होते हैं हमारे पास में डायोड्स। तो देखिए थायरिस्टर और डायोड में क्या फ़र्क होता है, ये होता है हमारे पास में डायोड, और अगर हमारे पास थायरिस्टर की बात करते हैं जो डायोड जैसे दिखता है, या फिर हम लोग कहेंगे कि जहाँ पे ये गेट का सप्लाई आ जाता है, गेट का हम लोग टर्मिनल आ जाता है, उसको हम लोग कहेंगे थायरिस्टर। तो उस केस में हम लोग उसका टर्न ऑन कब कहाँ से करना है, तो वो हमारे एंगल को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझने देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का काफ़ी सिंपल वे में पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द एक्शन टू बी परफॉर्म फॉर अ बैटरी प्लेट्स डिफेक्टिव और नॉट। ठीक है, अगर बैटरी प्लेट जो है हमारी बैटरीज की वो डिफेक्टिव है या नहीं है, ये किस तरीके से पता करते हैं, तो हम लोग कैडमियम टेस्ट से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, अगर देखिए बैटरी की डिफेक्ट है, कुछ इश्यूज है, हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कैडमियम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इंप्योरिटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये तो कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। देखिए कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होती है, वाइंडिंग सराउंड करती है हमारी कोर को। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर सराउंड करते हैं हमारी वाइंडिंग को। तो कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर में पूछा गया। सिंपल इतना ही क्वेश्चन था, बाकी आपको सारी वैल्यूज बताएगी। ये मतलब हो गया आर्मेचर का वोल्टेज, वी आई मतलब इनपुट वोल्टेज हो गया, आई आर्मेचर करंट है, आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, आर एफ फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो देखिए ये जो होगा ये होगा आई ए विल बी इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज माइनस हमारे पास में बैक ईएमएफ या फिर हमारा जो ये का वोल्टेज रहेगा जो आर्मेचर का वोल्टेज डिवाइड बाय आर ए प्लस आर एफ। सिंपल है, इस सर्किट से आप समझ सकते हो किस तरीके से आया। आर ए मतलब क्या होगा, ये इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर एफ मतलब दैट मीन्स फील्ड, या फिर हम लोग आर ए सी की बात करें, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ये सप्लाई वोल्टेज है वी, ठीक है, टोटल, और इसमें से करंट अगर हमें निकालना रहेगा, ठीक है, तो आई ए का वैल्यू अगर हमारा निकालना रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज इनमें से जो ये का वैल्यू है उसको हम लोग माइनस करेंगे, डिवाइड बाय आर ए प्लस आर एफ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। किसकी बात की जा रही थी, डीसी सीरीज मोटर की। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ 3-फेज जनरेटर इज रिवर्स द फेज सीक्वेंस विल बी डैश, ठीक है। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गया, अगर इनिशियल फेज सीक्वेंस हमारा आर वाई बी है, ठीक है, तो इनमें से दो फेजेस का डिफरेंस, अगर दो फेजेस को भी हम लोग चेंज कर दिया आर बी वाई, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आर बी वाई। मुझे बताइए क्या ये सीक्वेंस हो सकता है रिवर्स के लिए या नहीं, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस तो सेम ही है, ठीक है। अगर हम लोग आर वाई बी कहे तो भी हमारा सेम ही हो जाएगा, या फिर हम लोग कहेंगे वाई बी आर तो भी हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग लिखेंगे बी आर वाई तो भी, तीनों भी कंडीशन सेम ही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन दो फेजेस को हमने अल्टरनेट कर दिया तो उसका फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि जो स्विच है यहाँ पे बताया गया, ये स्विच कौन सा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। तो ये जो स्विच है तो यहाँ पे देखिए सिंगल पोल है, ठीक है, और यहाँ पे डबल थ्रो है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंगल पोल डबल थ्रो। एसपीएसटी का मतलब कहता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। हमारे पास में डबल पोल हो गया, ठीक है, सिंगल थ्रो, ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो। क्लियर हो चुका। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऐसे आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी सिंबल्स होते हैं इसकी मैंने फ्री पीडीएफ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो फ्री डेटा रहता है गैस, ठीक है, फ्री कंटेंट रहता है, उसके अंदर हमने ऐड करके रखी है। उसकी प्रिंटेबल फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। तो आपको किस तरीके से ये फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टडी मटेरियल में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के यहाँ पे आप फ्री सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सिंबल की पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एम्प्लॉयड इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इनमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जा सकता है, तो वो टाइप सी, ठीक है। ये चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो। और भी अगर आपको समझना होगा इस तो हमने ITI इंस्ट्रक्टर के लिए हमने एक सेशन प्रोवाइड किया था, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, तो उस सेशन को जाकर जरूर देखिएगा। फायर फाइटिंग apparatus, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे इस फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस ओवरहेड लाइन के लिए कितना होना चाहिए अगर हमारे पास वोल्टेज 66 kV से कम है, तो उस केस में हमारे पास 4.6 मीटर का मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये रूल नंबर है, हमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 44 हमें बताता है, ठीक है, क्लियरेंस अबव द ग्राउंड फॉर द लोवेस्ट कंडक्टर। तो उस केस में अगर हमारे पास बेयर कंडक्टर है तो ओवरहेड, देखिए बेयर कंडक्टर ही रहते हैं ओवरहेड लाइंस के अंदर हमारे पास में, वो इंसुलेटेड रहती है क्या, नहीं, ठीक है। तो अप टू 11 kV, या फिर अगर हम लोग कहेंगे कि लेस देन 66 kV की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए वो रहेगा चाहिए हमारा 4.6 मीटर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ द ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो होता है हमारे पास रेशियो ऑफ RMS टू एवरेज, RMS टू एवरेज वैल्यू, ओके। तो फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू हमारे ट्रायंगुलर की केस में हो रहता है 1.154, ठीक है। ये आपको जो चार्ट है आपको ये एज इट इज़ आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मिल जाएगा, जिसकी सभी के लिंक जो आपको टेलीग्राम के लिंक हो, चाहे हमारे एप्लीकेशन के लिंक हो, चाहे दोनों हमारे कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के इंस्टाग्राम के पेज की लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसको जरूर फॉलो कीजिएगा इस तरीके से इंटरेस्टिंग पोस्ट के लिए। तो ट्रायंगुलर वेव का जो फॉर्म फैक्टर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1.154। साइन वेव का RMS वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ट्रायंगुलर का, स्क्वायर का,
सॉ टूथ का, ये सभी हमने दे के रखे इंक्लूडिंग द कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से पोस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर डैमेजिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिकल वायर। इनमें से कौन से कारण की वजह से इलेक्ट्रिकल वायर को डैमेज नहीं होता है। अब देखिए टेम्परेचर के कारण अगर हमारे पास एक्सपेंशन हुआ तो वो भी हमारा डैमेज कर सकता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, लेकिन फॉग जो है, ठीक है, उसके कारण ऐसा कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल डैमेज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल वायर को डैमेज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया कि जो यूटिलाइजेशन है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कब रहेगा, जब उसका वोल्टेज रेशियो, ठीक है, इक्वल टू 0.9 रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रेशियो है हमारे 1 के बराबर रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो इकोनॉमिकल बन जाएगा, क्योंकि उसके कारण उसी में क्या हो, हमारा कॉपर का सेविंग हो जाएगा। अगर हमारे पास कॉपर का सेविंग हुआ तो हमारे पास वाइंडिंग का मटेरियल जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमारा कम लगेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसका हम लोग इकोनॉमिकल हम लोग कह पाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायरिंग में सबसे लीस्ट सेफ्टी होती है, ये हमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। तो क्लेट वायरिंग के अंदर देखिए क्लेट्स ऐसे फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, और ये बेयर दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये ओपन रहते हैं, ठीक है, कोई भी इसको ओपन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग कहेंगे कि ये दीवार के ऊपर ये लगाई जाती है, ठीक है, ना कि कंसील रहती है। तो अगर हम लोग, हालांकि ये एक वायर जो है ये इंसुलेटेड क्यों ना हो, बट लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल डैमेज होने का इसको खतरा रहता है। तो क्लेट वायरिंग सबसे कम सेफ रहती है, इट हैज़ अ लीस्ट सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनपुट टू द इन्वर्टर। अब देखिए रेक्टिफायर क्या कहते हैं आपको पता है, ठीक है, वो हमारा एसी, ठीक है, टू ये डीसी वर्क करता है। उसी तरीके से इन्वर्टर क्या कहता है, डीसी को एसी को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इनपुट क्या हो गया हमारे इन्वर्टर को, वो हो गया डीसी, आउटपुट क्या हो गया हमारे पास में एसी आउटपुट, ठीक है, ना कि प्योर एसी आउटपुट नहीं रहता है, ठीक है, वो काइंड ऑफ स्क्वायर वेव ही रहता है नियरली, ठीक है। अब बहुत सारे इन्वर्टर्स आ चुके हैं वो नियरली साइन वेव प्रोवाइड करने की कोशिश करते गए, ठीक है, बट जनरली प्योर साइन वेव ऐसा कोई रहता नहीं है। बहुत बार हार्मोनिक्स उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। अगर आपका घर का सप्लाई भी अगर आप देख ले तो उसके अंदर भी थोड़े बहुत हार्मोनिक्स रहते हैं, विच इज़ ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो केबल बताया गया ये कौन सा केबल है, ऐसे इमेज दी गई थी और आपको पूछा गया था ये कौन सा केबल है। इसके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से ही आप जो है समझ सकते हो कि ये हमारा गैस प्रेशर केबल है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन रहता है ये सिमिलर रहता है ऑर्डिनरी सॉलिड टाइप ऑफ केबल से, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में रहता है, और उसका थिकनेस जो रहता है लीड शीट का 75% रहता है सॉलिड केबल से साथ, ठीक है। ये आपको सेशन आपको टाइप ऑफ केबल के अंदर सेम मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो गैस प्रेशर केबल के अंदर जो है, ठीक है, आपका जो है ये बेसिकली जो इमेज बताई गई ये कौन सी है, ये गैस प्रेशर केबल की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। टाइप्स ऑफ केबल ये हमारा सेशन जाके देखोगे तो आप इसका जो है कंटेंट आप अच्छी तरीके से और भी पढ़ पाओगे, ठीक है। अभी तो हमारा इस सेशन को हम लोग पॉज करते गए, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके। अभी हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी क्वेश्चन बाकी, क्योंकि टोटल 160 क्वेश्चन हमें टेक्निकल में पूछे थे। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा गाइज। एंड अगर आप ओपीटीसीएल जेएमओटी के लिए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो गाइज, ठीक है, जितने भी हमसे बच्चे जुड़े हुए गाइज काफ़ी खुश है उस चीज़ को लेकर कि आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल पा रहा है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली हमने जो कोर्स शुरू किया काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसका कूपन कोड का जरूर फायदा उठेगा, क्योंकि कूपन कोड कभी भी चेंज हो सकते हैं। अगर आप आज वीडियो को देख पा रहे हो और ये कूपन कोड एप्लीकेबल है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आगे चल के इस वीडियो को आप देखोगे और ये जो चेंज हो जाता है तो उस केस में आपका डिफरेंट कूपन कोड रहेगा, इसलिए अगर आपको दिख रहा है तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल की भी तैयारी करने के लिए JMT 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा। JMT की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो JMT 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल कैपिटल्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट एंड टाइमली अपडेट आपको मिलते रहे। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।